नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार पुनः आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल टारगेट विद शिवनाथ में मैं सबका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आज मैं पुनः उपस्थित हूं। आइए देखते हैं। और आज के क्वेश्चन बड़े ही ज़बरदस्त हैं दोस्तों। देखेंगे, पहला सवाल है इसमें कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है, बताएंगे। पहला ऑप्शन है इसमें व्यक्तिवाचक, बी ऑप्शन है जातिवाचक, और सी ऑप्शन है समूहवाचक, और डी ऑप्शन है भाववाचक। कौन सा ऑप्शन? तो दोस्तों देखिए कि प्रश्न पूछ रहा है कि आपका घर जिस शहर में है उस शहर का नाम संज्ञा का कौन सा भेद सूचित करता है। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि इसमें आपका ए ऑप्शन यानी कि व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि इसमें ये पूछ रहा है दोस्तों कि आपका घर जिस शहर में है, तो यानी कि आपका घर जिस शहर में होगा उस शहर का कोई ना कोई नाम होगा। और हम जानते हैं कि जिस शब्द से किसी एक विशेष वस्तु या व्यक्ति का या किसी एक विशेष स्थान का बोध होता है, जिस शब्द से, उसमें हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। तो जैसे कोई भी व्यक्ति किसी शहर में रह रहा हो, जैसे कोई व्यक्ति इलाहाबाद में रह रहा है, तो इलाहाबाद क्या है? एक स्थान है। तो किसी एक विशेष स्थान को, किसी एक विशेष वस्तु को या किसी एक विशेष व्यक्ति के नाम को हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बड़े बड़ाई न करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहीम द्वारा लिखित इन पंक्तियों में बड़े शब्द का प्रयोग जिस रूप में हुआ है वह है। इसमें बताना है दोस्तों कि बड़े शब्द विशेषण है कि संज्ञा है कि सर्वनाम है कि क्रिया विशेषण, बताएंगे। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा संज्ञा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़ाई करने की बात कर रहा है कि यार बड़े, यहाँ पर बड़े का मतलब है कि किसी बड़े व्यक्ति की बात कर रहा है। तो व्यक्ति जो होगा वो क्या हो सकता है? विशेषण हो सकता है कि सर्वनाम हो सकता है कि संज्ञा हो सकती है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? संज्ञा। ठीक है। और यहाँ पर बड़ाई और बड़ाई शब्द और जो बोले बोल, ये विशेषण शब्द है दोस्तों, इसको भी आप नोट किए रहना। ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? बड़ा ही लाजवाब क्वेश्चन है दोस्तों ये। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है संश्लिष्ट, बी ऑप्शन है विश्लिष्ट, सी ऑप्शन है श्लिष्ट, और डी ऑप्शन है उपरयुक्त में कोई नहीं। बताइए दोस्तों, सोच के बताइए। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है आज का ये। संज्ञाओं के साथ आने वाली विभक्तियों को क्या कहा जाता है? संश्लिष्ट, विश्लिष्ट, श्लिष्ट, श्लिष्ट की उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ कि हिंदी में दो तरह की विभक्तियाँ होती हैं, एक विश्लिष्ट और एक संश्लिष्ट। विश्लिष्ट और संश्लिष्ट। तो जो संज्ञा के साथ विभक्ति आती है उसे विश्लिष्ट कहते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है। तो थोड़ी सी चर्चा हम इस पर करते हैं कि संश्लिष्ट और विश्लिष्ट का मतलब क्या होता है। संश्लिष्ट का मतलब होता है कि जो विभक्तियां संज्ञा के साथ जुड़ करके आती हैं, संज्ञा या सर्वनाम के साथ जुड़ करके आती हैं, वो संश्लिष्ट होती हैं। और जो संज्ञा के साथ जुड़ करके नहीं आती हैं वो विश्लिष्ट कहलाती हैं। ठीक है। जो सर्वनाम के साथ जैसे जुड़ करके आती हैं वो क्या कहलाती हैं? संश्लिष्ट। और संश्लिष्ट विभक्तियां हमेशा अधिकतर सर्वनाम के साथ ही पाई जाती हैं। जैसे उसमें, ठीक है,
तो में क्या है, विभक्ति चिन्ह है, तो उसमें ये क्या है, सर्वनाम है, तो इसमें में विभक्ति जो है क्या है, जुड़ करके आई हुई है। इनमें, ठीक है, इसी तरह इनमें, इसका, उसका, तो इसमें देख रहे हैं ना विभक्ति बिल्कुल साथ साथ जुड़ करके आई है। और इसी तरह अब जैसे राम, राम फल खाता है, राम फल खाता है, तो राम फल खाता है, तो राम के साथ एक विभक्ति जुड़ी हुई है, जुड़ी नहीं है, दिखाई नहीं दे रही है, तो ने, तो यहाँ पर ने क्या है, एक विभक्ति चिन्ह क्या होता है, यहाँ पर छिपा रहता है, यानी कि राम के साथ जुड़ा नहीं रहता है। तो राम क्या है, संज्ञा है, तो जब संज्ञा के साथ विभक्ति जुड़ी ना हो उसे विश्लिष्ट कहते हैं, और जब संज्ञा या सर्वनाम के साथ विभक्ति ऑलरेडी जुड़ करके आती है उसे संश्लिष्ट कहते हैं। ठीक है, इस बात को हमेशा नोट किए रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हमारे देश में जयचंद्रों की कमी नहीं है में जयचंद्रों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है में जयचंदों संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? बड़ा ही अच्छे क्वेश्चन का आज संग्रह किया गया है दोस्तों। पहला ऑप्शन है इसमें व्यक्तिवाचक, दूसरा है समूहवाचक, और तीसरा है जातिवाचक और भाववाचक। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा दोस्तों, बताइए। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका सी ऑप्शन, जातिवाचक, यानी कि जयचंदों को संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है? जातिवाचक के अंतर्गत। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा गुण का प्रतीक बन जाता है तो वह हमेशा जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आना शुरू हो जाता है। ठीक है, हमेशा इस बात को नोट करना कि जब कोई भी संज्ञा जब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो जयचंद यहाँ पर क्या है? व्यक्तिवाचक, लेकिन इनके गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर यह क्या बन चुकी है? जातिवाचक संज्ञा बन गई है। हमेशा नोट करना, जब कोई भी व्यक्तिवाचक संज्ञा गुण का प्रतीक बन जाता है तो वहाँ पर हमेशा वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। इसी तरह जैसे एक उदाहरण और देखेंगे कि आज घर घर में मंथरा है, तो मंथरा क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, लेकिन उसी के गुण के आधार पर अब वो आज अगर ऐसा वाक्य आ रहा है आज घर घर में मंथरा है, तो उस मंथरा व्यक्तिवाचक संज्ञा पर भाव नहीं जाता है, बल्कि घर को गोड़ने के गुण के प्रतीक के रूप में मंथरा के प्रति ध्यान जाता है। तो मंथरा यहाँ पर आज क्या हो चुकी है? जातिवाचक संज्ञा हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आइए चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? पहला है मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ। बी ऑप्शन में लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। सी ऑप्शन में है जब मैं स्टेशन पहुँचा तभी ट्रेन आई। और डी ऑप्शन में है मैं चाहता हूँ कि आप यहीं रहें। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी ऑप्शन है। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है एक ऐतिहासिक नगर है। तो हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों कि विशेषण उपवाक्य किसे कहते हैं। हमेशा ये बात को आप नोट कीजिए कि जो आश्रित उपवाक्य विशेषण की तरह व्यवहार करता है वो हमेशा विशेषण उपवाक्य कहलाता है। तो इसमें देख रहे हैं कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है यह उपवाक्य लखनऊ के विशेषण का कार्य कर रही है। अगर इसको हटा करके देखा जाए तो लखनऊ एक ऐतिहासिक नगर है, यह वाक्य है। लेकिन लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लखनऊ ऐतिहासिक नगर तो है ही है, लेकिन क्या है, एक उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। तो यह उपवाक्य लखनऊ का क्या कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। तो ठीक है, तो हमेशा ध्यान दीजिए जो उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य विशेषण का कार्य करता है
विशेषण की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है तो उसे विशेषण उपवाक्य कहते हैं। और नोट कीजिए दोस्तों, ऐसी वाक्य जो जैसा, जितना, उतना आदि शब्दों से शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो, हमेशा नोट कीजिए, विशेषण उपवाक्य ऐसे शब्द जो जैसा, जितना, उतना आदि शब्दों के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? पहला ऑप्शन है इसमें मात्रा धन आनंद बराबर मात्रानंद। बी ऑप्शन में है सदा धन एव सदैव, पितृधन अनुमति पितृनुमति, और डी ऑप्शन में है परम धन औदार्य परम औदार्य। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों? यहाँ पर बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए होगा, मात्रा धन आनंद। यह बिल्कुल शुद्ध नहीं है। बाकी सदा धन एव, ये ऐ की मात्रा दोस्तों। और मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बी और डी, जब किसी भी शब्द के बीच में ऐ की मात्रा या औ की मात्रा बने तो वो हमेशा वृद्ध संधि होती है। ठीक है, और प्रत्यधर अनुमत, ये भी आपका सही है। आपका बिल्कुल अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? मात्रा धन आनंद। इसका शुद्ध क्या होना चाहिए? इसका शुद्ध होना चाहिए मातृ धन आनंद। ठीक है, मातृ धन आनंद। तो इसमें ता में री लगा है, री के बाद जब कोई स्वर आता है तो री का क्या बन जाता है? रा बन जाता है। ठीक है, यह कौन सी संधि होगी? यह यण संधि होगी दोस्तों, हमेशा इस बात को नोट किए रहना। इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? मातृधन आनंद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ेंगे। निम्न में से आकर्मक क्रिया बताइए। निम्न में से आकर्मक क्रिया बताइए। पहला ऑप्शन है पढ़ना, बी ऑप्शन में लेना, खाना और रोना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह से कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो दोस्तों इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? यहाँ पर आकर्मक क्रिया डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन, रोना, ये अकर्मक क्रिया है। तो दोस्तों आप हमेशा जानिए क्रियाएं दो होती हैं, सकर्मक और अकर्मक। ठीक है, तो सकर्मक और अकर्मक की पहचान हम इसके पहले वाली भी वीडियो में बताए हैं, आज फिर हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों। डाउनलोड कर लीजिए कि सकर्मक क्रिया की पहचान ये है कि जब किसी भी क्रिया के साथ क्या का प्रयोग करते हैं, क्या का प्रश्न करते हैं, तो जो संभावित उत्तर आने की, जिसमें संभावित उत्तर आने की उम्मीद हो, तो वो हमेशा सकर्मक क्रिया होती है। जैसे पढ़ना के साथ अगर हम प्रयोग करते हैं क्या पढ़ना, तो यदि कर्ता कुछ पढ़ने का कार्य कर रहा है तो उस क्रिया में, पढ़ने की क्रिया में जरूर कुछ ना कुछ पढ़ रहा हो, चाहे पत्र पढ़ रहा हो, चाहे उपन्यास पढ़ रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पढ़ने क्या है? सकर्मक है। लेना में क्या लेना? आम लेना, फल लेना। ठीक है, कुछ ना कुछ, यानी कि जब कर्ता कुछ लेने की क्रिया कर रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर ले रहा है, और जो ले रहा है वही कर्म है। खाना, क्या खाना? अगर कर्ता खाने की क्रिया कर रहा है तो खाने में कुछ ना कुछ जरूर खा रहा है, तो ये भी क्या है? सकर्मक क्रिया है। ठीक है, और रोना के साथ क्या रोना? कोई जवाब आ रहा है? नहीं, बिल्कुल कोई जवाब नहीं आ रहा है दोस्तों। तो हमेशा जानिए दोस्तों, सकर्मक की पहचान यही है कि अगर उस क्रिया के साथ क्या का प्रश्न करते हैं तो कुछ ना कुछ संभावित उत्तर जरूर आ जाता है। ठीक है, जैसे पढ़ना, क्या पढ़ना? कर्ता का अगर कुछ पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर पढ़ रहा है। क्या लेना? ठीक है, लेने की क्रिया कर रहा है कर्ता तो कुछ ना कुछ जरूर ले रहा है, जो ले रहा है वही कर्म है। खाने की क्रिया, अगर खा रहा है तो कुछ ना कुछ जरूर खा रहा है। लेकिन रोने, क्या रो रहा है? कोई जवाब आ रहा है? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर आपका अकर्मक क्रिया क्या है दोस्तों? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द है? निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? ठीक है दोस्तों,
देखेंगे यहाँ पर नहीं है, ये दे रहा है। निम्न में से कौन सा वारिद की पर्यायवाची नहीं है? बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन, ये अम्बुज, ये वारिद की पर्यायवाची नहीं है, ये बल्कि किसकी पर्यायवाची है? कमल की पर्यायवाची है। बाकी सभी मेघ, पयोद, घन, ये सब क्या है? वारिद की पर्यायवाची। वारिद मीन्स क्या होता है? बादल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। यण संधि का उदाहरण नहीं है। पहला ऑप्शन है स्वल्प, बी ऑप्शन है स्वच्छ, सी ऑप्शन है स्वागत और डी ऑप्शन है स्वांग। नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, नहीं, यण संधि का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, स्वांग। यही यण संधि का उदाहरण नहीं है। यण संधि में दोस्तों होता क्या है कि इक का यण होता है, यानी कि ई उ रे ले रे का या वा रा ला हो जाता है। हमेशा ध्यान देंगे कि ई का क्या होता है? या होता है, उ का वा, री का रा, री का ला हो जाता है। तो और एक छोटी सी बात हम बताना चाहता हूं दोस्तों, इसको हमेशा नोट किए रहना कि जब पहले वर्ण या दूसरे वर्ण के बाद या अथवा वा दिखाई दे तो वो हमेशा 99% यण संधि होती है। फिर से नोट कीजिए, पहले वर्ण या दूसरे वर्ण के तुरंत बाद या वर्ण अथवा वा वर्ण दिखाई दे, लेकिन उस वर्ण में अनुनासिक या अनुस्वार का प्रयोग नहीं होना चाहिए, तो वह संधि 99% यण संधि होती है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं स्वल्प, वह आया है, वह आया है, यह आया है। ठीक है दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। नहीं की बात कर रहा है दोस्तों, फिर देखेंगे। अधि उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। अध्यापन, अध्यावसाय, अधीर और अध्यादेश। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों? तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन सी होगा, अधीर। ठीक है, यहाँ पर अधि उपसर्ग इसी में नहीं है, अधीर में नहीं है, बाकी सभी में अध्यापन में है, अध्यावसाय में, अध्यादेश में। तो दोस्तों हमने अभी अभी इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में एक चर्चा किया था कि जब किसी भी शब्द में पहला वर्ण या दूसरे वर्ण के तुरंत बाद या आ रहा है या वा आ रहा है, तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? यण संधि। तो इसमें भी पहले ऑप्शन में अध्यापन में या आ रहा है, दूसरे वर्ण में, इसमें भी अध्यावसाय में भी या आ रहा है, अध्यादेश में। तो ये सभी वर्ण, सभी शब्द अगर पूछा जाए कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें यण संधि है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं दोस्तों आज की ये प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही है तो आप बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताएंगे, अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे। और दोस्तों मैं पूरे तैयारी में हूँ कि अपने प्रैक्टिस सेट में ही आपको ग्रामर की पूरी चीज़ें बिल्कुल इसी में तैयार कराएंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सभी प्यारे दोस्तों को ढेर सारी मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत